नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। फूड इंस्पेक्टर की क्लास में आवश्यक वस्तु अधिनियम का संभवतः ये अंतिम क्लास होने वाला है। बहुत विस्तार से पढ़ने की कोशिश की है हमने, और बहुत लोगों का मन में ये सोच रहता होगा ना कि ये आते हैं तो कुछ भी ऐसा लिखा क्यों रहता है। तो इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि जब मैं पीछे से कैमरा को सेट करता हूँ तो यहाँ पे चीज़ें साफ दिख रही है नहीं, क्या नहीं दिख रही है, जैसे ब्लर तो नहीं दिख रहा है कैमरे में। उस सब चीज़ को देखने के लिए मैं इसको सेट करता हूँ। तो शायद किसी के मन में डाउट हो तो मैं बता दिया। आइए शुरुआत करते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत हमने धारा 8 तक पढ़ाई कर ली थी, और आज हम पूरा धारा खत्म कर देंगे, यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म हो जाएगा। क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें। तो इसके अंतर्गत धारा 9 की बात करें, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कुल 16 धाराएं हमको पढ़नी है, जिसमें धारा 9 आज मुख्य मुद्दा है। धारा 9 मिथ्या कथन के बारे में। मिथ्या कथन कहने का मतलब कि झूठ बोलने के बारे में, क्या चीजें कैसी मतलब किस तरीके से झूठ बोली जा सकती है इस अधिनियम के तहत, उस बारे में बताता है। और अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके साथ क्या सजा मिलेगा, उसको क्या शास्ति का प्रावधान है इस अधिनियम में, वो भी बताता है। तो झूठ बोलने का मतलब ये है कि अगर धारा 3 के अंतर्गत कोई भी वस्तु है जिसको आवश्यक वस्तु में नोटिफाई किया गया है, यानी आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है, उस वस्तु के विषय में या फिर जो आप खरीद बिक्री करते हैं उस लेखा बही आदि के विषय में आप कुछ गलत जानकारियां उसमें लिख करके रखते हैं या फिर गलत जानकारियां मांगने पर देते हैं, तो आपको सजा मिल सकता है। ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत मतलब सुंदर सा बात बोला गया है कि जो व्यक्ति है, जो जानकारी देने वाला व्यक्ति है, वो दो तरीके से मिथ्या कथन का भागी हो सकता है। मिथ्या कथन मतलब झूठ बोलने का भागीदार हो सकता है। पहली बात, उसे ये पता हो कि जो बात वो बोल रहा है या जो कागज वो दे रहा है, यानी लेखा बही खाता जो भी चीजें हैं, वो गलत है यानी झूठा है, तब तो साबित है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर मिथ्या कथन का भागीदार है। दूसरा बात है कि यदि उसको ये आभास भी हो कि जो वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है या अपना जो भी प्रूफ प्रस्तुत कर रहा है, कागज बही खाता, उसमें वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, ऐसा उसको आभास भी हो, यानी पूर्ण रूप से पूर्ण सत्य न होने का भी आभास हो, तो भी वह मिथ्या कथन का भागीदार होगा और इसके लिए सजा का प्रावधान है। तो इसके लिए सजा कितनी मिलेगी उस पर बात करें। सजा कितनी मिलती है अगर कोई इस तरीके से आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत गलत साक्ष्य प्रस्तुत करता है या झूठ बोलता है। जैसे कोई अधिकारी मांगा कि आप बही खाता दीजिए, तो उसमें कुछ ओवरलैपिंग करके या कुछ गलत सही करके दे देता है, तब उसको कितना सजा मिलेगा वो बताते हैं आपका धारा 9। तो इसके लिए 5 वर्ष की सजा है और जुर्माने से भी वो दंडित किया जा सकता है। दो चीजें हैं, 5 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना। 5 वर्ष की सजा का मतलब है 5 वर्ष तक की सजा प्लस जुर्माना, दोनों हो सकता है। ध्यान रखेंगे, एक चीज और बता दूं, एक समय था 1967 जब इसमें अधिनियम में संशोधन हुआ था। 1967 के समय जब अधिनियम में संशोधन हुआ, उससे पहले ये जो 5 वर्ष की सजा थी, ये केवल 3 वर्ष की सजा हुआ करता था। लेकिन 1967 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए, तो मिथ्या साक्ष्य देने पर या मिथ्या बात बोलने पर, गलत चीजें बोलने पर, झूठ बोलने पर आपको 3 वर्ष की सजा को बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया।
ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं, इससे पहले जहां तक हमने पढ़ाई की वहां तक हमने देखा कि व्यक्ति के लिए क्या अपराध हैं, मतलब व्यक्ति के लिए क्या सजा है, व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य हैं, व्यक्ति के क्या दायित्व हैं, व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, ये सारी देखा हमने व्यक्तिगत स्तर पे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत कोई कंपनी ऐसा कोई काम करे, इलीगल काम करे। कुल मिला के अगर कंपनी ऐसा कुछ काम करती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, इसके अंतर्गत सजा का, या किसको हम कंपनी मानेंगे, किसको कंपनी नहीं मानेंगे, वो सारी चीजें शुरू होती है धारा 10 से। धारा 10 बताता है, पहला बात ये बताता है धारा 10 कि धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कंपनी हो तो व्यक्ति को उस उल्लंघन के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भार साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था। साथ ही कंपनी भी उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे, तदनुसार उसके विरुद्ध की कार्रवाई करने के भागी होगा। समझाता हूं मैं इस बात को। धारा 10 का पहला जो उपधारा है उसकी बात करते हैं। इसमें यह बताता है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 3 है, उस धारा 3 का दोषी यदि कोई, यानी अपराधी जिस पर दोष लगाया गया हो वो कोई कंपनी हो तब की स्थिति में क्या होगा। कंपनी हो तब की स्थिति में क्या होगा, तो आपको मालूम होगा कंपनी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। कंपनी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए उसमें कुछ निदेशक होते हैं जो उसको चलाते हैं, सचिव होते हैं, उपनिदेशक आदि भी होते हैं। यानी ये ऐसे व्यक्ति होते हैं कंपनी के जिनके निर्णयों पे कंपनी का कामकाज चलता है। तो धारा 3 के अंतर्गत कोई कंपनी यदि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया जाए तो कार्यवाही किस पर होगी। अगर मान लीजिए एक ट्रक चालक ने ट्रक दे दिया तो पता चल गया कि उसके ऊपर उसी का स्वामित्व है। अब आज ट्रक दिया, आज के 4 साल बाद भी उस ट्रक का स्वामी वही होने वाला है अगर ना बेचे तो इस तरीके से स्वामी तो वही है, स्वामी का मतलब उसका मालिक वही है, लेकिन कंपनी के मालिक तो बदलते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी निदेशक बदल जाए, कभी सचिव बदल जाए, तो किसको सजा मिलेगा, क्या सजा मिलेगा, ये सारी चीजें। तो इसमें 2 तरीके की चीजें हैं। सजा में आप देखते हैं, एक तो सजा होता है जिसमें कि आपको कारावास का सजा होता है, दूसरा होता है आपका जुर्माना। इसी 2 तरीके की सजाओं का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम में। तो कारावास किसको मिलेगा, अगर कंपनी ऐसा अपराध करती है तो कारावास किसको मिलेगा, उसी जिम्मेदार व्यक्ति को मिलेगा। भार साधक शब्द का उपयोग किया गया है, और भार साधक का मतलब क्या होगा, उस कंपनी के निदेशक या उपनिदेशक या सचिव जिसके निर्णय के आधार पर कंपनी चलती है उसको कारावास की सजा मिलेगी। और जुर्माना किस पर लगेगा, तो जुर्माना लगेगा कंपनी पर। अब इसमें ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को 2 चीजें क्यों करके बताया, इस बात को 2 चीजें करके क्यों बताया, इस चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मान लीजिए एक अपराध हुआ है 2020 में, एक अपराध हुआ है 2020 में। उस समय कंपनी के निदेशक जो होते थे मिस्टर राम हुआ करते थे, और सचिव जो हुआ करता था श्याम हुआ करता था। ठीक है, अब इस समय कोई अपराध हुआ, राम और श्याम उसमें संलिप्त पाए गए, और 2022 में इसका निर्णय आया, 2022 में निर्णय आया, तो उस समय राम और श्याम न होकर के निदेशक के पद पे सीता और गीता हो गई। तो अब सवाल यह है कि कंपनी वही है, पहले निदेशक जिस समय अपराध हुआ उस समय राम और श्याम हुआ करते थे, और अब जो है अपराध का जब निर्णय आया है तो उस समय कंपनी के जो निदेशक है वो सीता हो गई है और सचिव गीता हो गई है, यानी यही भार साधक है। ये अब इन्हीं के हिसाब से कंपनी चलता है। किसके हिसाब से, सीता गीता के हिसाब से 2022 में, 2020 में राम श्याम के हिसाब से। तो ये जो कारावास का सजा है वो राम या श्याम को मिलेगा या सीता गीता को मिलेगा,
ये महत्वपूर्ण बात है, तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जिस समय कंपनी के द्वारा अपराध किया गया है, उस समय जो भी उसका भार साधक होगा, जो भी निर्देशक होगा, जो भी सचिव होगा, उसको सजा मिलेगा कारावास का। लेकिन 2022 में जब निर्णय आया, उस समय सीता गीता हालांकि वहां के निर्देशक हो चुकी हैं, लेकिन जुर्माना किस पर लगेगा? वो लगेगा कंपनी पर। यानी 2022 में कंपनी भुगतान करेगी अपने जुर्माना का, लेकिन कारावास की सजा को भुगतना पड़ेगा किसको? जो पहले जिस समय अपराध हुआ था उस समय जो अपराधी थे उसके, जैसे इस केस में राम और श्याम हैं, तो उनको भुगतना पड़ेगा। ये समझ गए होंगे। चलिए अब और चीजें समझाता हूं। अगर एक कंपनी है, बात करते हैं, समझाने की कोशिश करता हूं, मेरा काम है समझाना। अगर आप समझ गए तो फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वही मेरा मुख्य उद्देश्य होता है। अब एक कंपनी का उदाहरण लेकर के समझते हैं कि मैं इस बात में, इस उदाहरण से एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें यह बताया गया है कि बचने का उपाय क्या है, यानी जो भार साधक है वो कैसे बच सकता है। भार साधक का मतलब वही निर्देशक और सचिव, कैसे बचेगा, क्या बचेगा, उस बारे में भी इसी में बात कहा गया है धारा 10 के उपधारा 1 में। मान लीजिए एक कंपनी है जिसमें राम और श्याम दो निर्देशक हैं, मतलब एक निर्देशक है, एक सचिव है। ये कंपनी काम करती है किसका? मास्क बनाने का। मास्क बनाने का काम कर रही है। इसमें बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वाले होंगे। एक पिकअप वाला है, मान लीजिए पिकअप का ड्राइवर है, और इस पिकअप का ड्राइवर जो है वो कुछ सामान लेकर के जा रहा है, कुछ सामान लेकर के आ रहा है। अब ये पिकअप का जो ड्राइवर है, तो इसके ऊपर ये जो ड्राइवर है पिकअप का, वो सामान लेके जाता है और सामान लेके आता है। कुछ ऐसा वस्तु जो कि विधिपूर्ण नहीं था, यानी इलीगल था, विधिपूर्ण नहीं था, वो सामान लेकर के जा रहा था। मान लीजिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी सामान को, मान लीजिए मास्क बनाने की कंपनी है, और मास्क को सरकार के आदेश के बिना किसी को बेचा नहीं जा सकता, लेकिन ये किसी प्राइवेट कंपनी को बेचने जा रहा था। अगर ऐसा केस बन गया, मान लीजिए बेचने तो जा रहा था, अगर मान लीजिए पकड़ा गया तो पिकअप जब्त हो जाएगा। पिकअप जब्त होने के बाद उस पर केस चलेगा, मास्क भी जब्त हो जाएगा, सब बोरी वोरी सब जब्त हो जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर केस चलेगा कि हाँ ये पिकअप लेके जा रहा था जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत इलीगल है, अवैधानिक है, और उसको वो इस कंपनी की थी। मान लीजिए कंपनी का नाम रखते हैं डी कंपनी, डी कंपनी की थी, ठीक है। अब की स्थिति में क्या होगा? राम और श्याम को जो भी इसका सजा होगा, यानी कारावास का सजा मिलेगा। दूसरी स्थिति अगर देखें तो जो जुर्माना वो लगेगा, वो किस पर लगेगा? इस डी कंपनी पर लगेगा। ये तो रहा पहला केस, जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन अगर ये राम और श्याम जो उसके निर्देशक और सचिव हैं, वो यानी भार साधक हैं, वो ये साबित कर दें कि पिकअप का जो ड्राइवर था हमारी अनुमति के बिना या हमको जानकारी दिए बिना ऐसा काम कर दिया है, तब फिर ये कारावास से बच जाएंगे। पूरी कहानी का यही सार था। पिकअप ड्राइवर तो कई होंगे, मतलब 50 पिकअप ड्राइवर हैं। मान लीजिए कंट्रोल से बाहर चले गए पिकअप ड्राइवर और अपने से खुद से शराब पी करके निकाल के ले गए। एक पिकअप जिसमें लोड था जो सरकार के पास जाना था, लेकिन वो किसी प्राइवेट कंपनी के पास बेचने के लिए ले गए और इनको पता ही नहीं था। अगर ये साबित कर दे कि वाकई में हमको पता नहीं था, तब जो है ये बच सकते हैं। लेकिन जुर्माना किस पर लगेगा? अभी भी जुर्माना कंपनी पर ही लगेगा, लेकिन ये कारावास से बच जाएंगे। फिर कारावास में कौन आ जाएगा? फिर आ जाएगा यही ड्राइवर। समझ गए होंगे आप लोग? क्लियर कट। चलिए आगे समझते हैं। अब देखते हैं धारा 10 का उपधारा 2 ये क्या कहता है।
ये आपको ये बताता है, उपधारा 2 ये बताता है कि कोई अपराध जो किया गया है, वो अपराध जब किया जा रहा था, कोई अपराध मतलब इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध जो किया गया है, वो अपराध जब किया जा रहा था, उस समय कंपनी के जो निदेशक, जो सचिव या फिर जो प्रबंधक हैं या फिर अन्य अधिकारी जो हैं, वो अधिकारी यदि मौन रह जाते हैं, कुल मिला के यदि वो उसका विरोध नहीं करते, बात गलत है लेकिन फिर भी विरोध नहीं करते, तब ये समझा जाएगा कि हाँ ये अपराध उन्हीं की अनुमति से हुआ है। ध्यान रखिएगा, पहले वाले पॉइंट पे जब मैं बताया था तो मैं ये बोला था कि वो अपना साबित करेंगे कि जानकारी नहीं है, लेकिन इस वाले पॉइंट में यानी धारा 10 के 2 वाले पॉइंट में मैं आपको साफ साफ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भले उनको जानकारी है लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं हम मौन रह जाते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, तो भी अगर बाद में ऐसा केस बनता है तो वो अपराधी माने जाएंगे, उसके प्रबंधक, निदेशक, सचिव जो भी होंगे। कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी का मतलब वैसे ही कंपनी से है। दूसरी बात यहाँ पे कंपनी का एक और मतलब है कि अगर आप प्रोप्राइटर हैं, देखिए 2-3 तरह की चीजें हैं। एक तो होता है आपका प्रोप्राइटर, फिर एक होता है आपका पार्टनरशिप, फिर होता है आपका एक कंपनी। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी कंपनी के तहत। प्रोप्राइटर मतलब एक आदमी का नाम है लेकिन उस आदमी के नाम से नहीं चलता, वो किसी अन्य नाम से चलाता है, जैसे महामाया शक्कर मिल प्रोप्राइटर हो गया। या फिर पार्टनरशिप, 2 लोग मिलकर के काम चालू करें, कंपनी यानी कई लोग का पैसा उसमें लगा हो, तब ये सारी चीजें कंपनी के अंतर्गत आएंगी। ये आपका स्पष्टीकरण में साफ साफ बता दिया गया। तो धारा 10 के अंतर्गत हमने देखा 1 और 2 उपधारा। अब धारा 10 का क देखते हैं कि धारा 10 का क क्या कहता है। आप लोग नीचे कमेंट भी नहीं करते कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कमेंट तो कर देना कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है तो बहुत आसानी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं देख रहे, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना लेंदी है कि मैं इसको इतना से ज़्यादा आसान बना नहीं सकता। जितना उदाहरण डाल सकता हूँ डाल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, हवा हवाई नहीं है। अब कहीं पर भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपको बहुत ऊपरी ऊपरी स्तर पे तो पढ़ा करके बहुत खुश कर दिया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे, यकीन मानिए। तो प्रश्न बनते हैं ऐसे ही चीज़ों से, और उन चीज़ों को अगर आप कठिन सोच करके छोड़ देना चाहते हैं तो फिर आपकी इच्छा है, आपको एग्जाम देना है, मुझे तो देना नहीं है। आइए, धारा 10 कहता है अपराधों का संज्ञेय होना। संज्ञेय अपराध कैसे अपराध होंगे, सॉरी संज्ञेय गलत लिख दिया। संज्ञेय अपराध मतलब ऐसे अपराध जो कि जिसमें सजा कम होगा और उसमें जमानत लिया जा सकता है। 1974 में एक संशोधन हुआ धारा 10 क में। इसमें ऐसे अपराध जो थे, संज्ञेय अपराध के बारे में पहले मैं बताया हूं एक वीडियो में, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे अपराध जो होंगे संज्ञेय और जमानतीय होंगे, ऐसा लिखा था पहले धारा 10 क में, लेकिन उसको 1974 के बाद बदल दिया गया और जमानतीय शब्द को हटा दिया गया, यानी अब ऐसे अपराध केवल संज्ञेय होंगे इस अधिनियम के अनुसार। बस इतना ही याद रखिएगा, धारा 10 क याद रखिएगा, संज्ञेय। इस अधिनियम के अनुसार किए गए अपराध संज्ञेय अपराध होंगे। ये कौन सी धारा में बताया गया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कौन सी धारा में बताया गया है? ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछेगा। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं ये संभवतः आपसे नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो पिछला वीडियो देखिएगा। अब देखते हैं धारा 10 ख। धारा 10 का ख ये क्या कहता है? धारा 10 का ख कहता है बहुत मजेदार चीज। ये कहता है कि जब कोई कंपनी इसके अंतर्गत दोष सिद्धि ठहराई जाएगी, यानी दोष
दोष सिद्ध हो जाता है एक कंपनी के ऊपर। मान लीजिए फिर से मैं उदाहरण लेता हूँ, एक कंपनी है डी, इसने कोई आवश्यक वस्तु अधिनियम का रूल, कोई कानून तोड़ा, और कानून तोड़ने के बाद ये कोर्ट में गया मामला, ये दोष सिद्ध हो गया कि हाँ वाकई में ये कंपनी जो है वो अपराधी है। अपराधी है तो किसको सजा मिलेगी? जो कारावास वाला भाग है किसको मिलेगा, जुर्माना वाला भाग किसको मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूं। अब धारा 10 कहता है कि न्यायालय की अधिनियम के अधीन दोष सिद्ध कंपनियों के नाम, कारोबार के स्थान आदि प्रकाशित करने की शक्ति। जैसे ये कंपनी अपराधी घोषित हो गया तो न्यायालय ये आदेश दे सकता है, धारा 10 ख के अनुसार आदेश दे सकता है कि ये कंपनी इस तरीके से काम करती हुई पाई गई है, तो इस कंपनी का नाम, पता और इसने क्या अपराध किया है, इस सब चीजों को आप अखबार में छपवाइए। ऐसा आदेश देने का शक्ति न्यायालय के पास है। ध्यान रखेंगे, अपराधी सिद्ध हो गया मतलब दोष सिद्ध हो गया, वो अपराधी है वाकई में। उसके बाद ये जो कोर्ट है वो ऐसा आदेश दे सकती है कि कंपनी का नाम, पता आदि प्रकाशित किया जाए ताकि लोग अवेयर हो सकें कि ये कंपनी ऐसा काम करते हुए पकड़ी गई है। लेकिन ध्यान रखेंगे दो चीजें हैं, एक तो दोष सिद्धि है, इसके बाद अगर दोष सिद्ध हो गया तो ऊंचे न्यायालय में जाकर के अपील भी तो कर सकता है। यदि ऐसा अपील करने की उम्मीद बची हुई है तब इस तरीके का आदेश नहीं दिया जा सकता, यानी अखबार में नहीं छपवाया जा सकता। आप ध्यान सोच के देखिए, अगर मान लीजिए अपील करने का चांस बचा हुआ है कि अपील किया जा सकता है और अपील करने से पहले ऐसा आदेश दे दिया गया कि इसका नाम पता आप छपवाइए अखबार में। अब अखबार में नाम पता आपने छपवा दिया, उसके बाद 4-8 दिन बाद, 10 दिन 12 दिन बाद पता चला कि अपील में वो केस जीत गया, यानी वो दोष सिद्धि उसका था लेकिन कुछ सबूत उसने पेश किया तो दोष मुक्त हो गया। अब क्या होगा, उसका कंपनी का पूरा गुडविल तो पहले से खराब हो चुका है, ख्याति तो खराब हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए नियम है कि यदि अपील करने का उम्मीद बचा हुआ है, चांस बचा हुआ है सरकारी तौर पे यानी कानूनी तौर पे, तब ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता कि उसका नाम, पता आदि छपवाया जाए। अब ध्यान रखें, तो 2 पॉइंट देखा हमने, इसमें एक पहला देखा और एक दूसरा देखा। पहला क्या देखा कि ये छपवाने वाला कारोबार, दूसरा देखा कि यदि अपील का चांस बचा है तो वो नहीं, ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। लेकिन तीसरा बात हम देखें कि इसके अंतर्गत जो छपवाने आदि में पैसा लगेगा, वो पैसा कौन देगा? तो ये पैसा देगा आपका कंपनी। ये कहता है तीसरा नंबर पॉइंट। और तीसरा नंबर पॉइंट जो कहता है कि कोर्ट के पास ये अधिकार है, न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो कंपनी से ये पैसा जो है छपवाने का, प्रिंटिंग का जो पैसा होगा या फिर एडवर्टाइज कराने का जो पैसा होगा कि इस कंपनी ने इस तरीके का बुरा काम किया, इसके लिए जो भी पैसा लगेगा वो पैसा एज अ जुर्माना ले सकता है, मतलब जुर्माने के तौर पे ले सकता है। अगर वो जुर्माना नहीं भरेगा इसका मतलब क्या होगा, जुर्माना न भरने के एवज में उसको जेल भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये 3 बिंदु हैं इसके अंतर्गत, 10 ख के अंतर्गत। आइए 10 ग देखते हैं क्या कहता है। 10 ग कोई खास बात नहीं कहता लेकिन खास कहता भी है। 10 ग ये कहता है कि अभियुक्त के आपराधिक मनोस्थिति की उपधारणा, यानी कोर्ट ये मान के चलेगा, जब उसके समक्ष कोई भी प्रकरण आएगा तो कोर्ट ये मान करके चलेगा कि जो अपराधी है वो निर्दोष है, निर्दोष मान करके सुनवाई करेगा। और अपराधी को, साथ ही अपराधी को ये साबित करना होगा कि मैं निर्दोष हूं। ये कहता है आपका 10 ग। आइए आगे देखते हैं, धारा 11 देखते हैं क्या है। धारा 11,
धारा 11 कहता है अपराधों का संज्ञान, यानी कोई न्यायालय ऐसे जो अपराध होंगे यानी इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी गैर कानूनी किए जाएंगे उसका संज्ञान कब और कैसे ले सकता है। तो 3 तरीके से बताए गए हैं, 3 तरीके की व्यवस्था बताई गई है। पहला, कोई लोक सेवक इसके लिए कोर्ट को जानकारी दे। दूसरा, कोई ऐसा रिपोर्ट, जैसे पुलिस कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करे, पुलिस कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करे ऐसा, यानी एफआईआर कुल मिला के, या फिर कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी जिसको कि सरकार ने नियुक्त किया है वो ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत करे। या तीसरा, कोई भी व्यथित व्यक्ति। व्यथित व्यक्ति का मतलब, कोई भी व्यथित व्यक्ति का मतलब क्या हो सकता है? व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति लिखा है, ठीक। लोक सेवक, व्यथित व्यक्ति, और एक और है कोई उपभोक्ता संगठन। उपभोक्ता संगठन, यदि इस तरीके के 4 प्रकार के लोग अगर जाकर के कोर्ट में अपील करते हैं, कोर्ट को बताते हैं कि इस तरीके का अपराध हो रहा है, तो 4 तरीके से, जैसे कोई लोक सेवक हो, कोई पुलिस या अधिकारी का रिपोर्ट हो, या कोई व्यथित व्यक्ति हो, उपभोक्ता संगठन हो। अब व्यथित व्यक्ति के बारे में मैं बता देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक व्यथित व्यक्ति कैसे हो सकता हूं। व्यथित व्यक्ति होने का मतलब, मान लीजिए मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। एक होता है सैनिटाइजर। अब सैनिटाइजर का मैं उपभोक्ता हो सकता था अगर ये मार्केट में आता, लेकिन इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत इसको डाला भी गया तो भी कालाबाजारी चल रही है। लेकिन मैं सैनिटाइजर की वजह से परेशान तो हूं। परेशान क्यों हूं? क्योंकि मेरे को सैनिटाइजर अगर मिल जाए तो मैं कोविड से बच जाऊं। तो ऐसा व्यक्ति जो इसके वजह से परेशान है वो भी जाकर के ऐसा कोर्ट को बता सकते हैं और कोर्ट फिर अपना संज्ञान ले सकती है इन सारे विषयों पर। अब ध्यान रखेंगे एक चीज और है, उपभोक्ता संगठन का मतलब क्या है? उपभोक्ता संगठन का मतलब यह है कि इस धारा मतलब कोई भी कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत जो रजिस्ट्रीकृत है यानी रजिस्टर्ड है, उन कंपनी अधिनियम 1956 के अंदर रजिस्टर्ड है कोई स्वैच्छिक संगठन, वो ऐसा उपभोक्ता संगठन हो सकता है। तो इस तरीके से धारा 11 हमने खत्म कर लिया। धारा 11 में यही सारी चीजें हैं। और लोक सेवक का मतलब ये है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में जो लोग भी आएंगे वो लोक सेवक कहे जाएंगे। आइए देखते हैं 12 जुर्माने के बारे में बताता है धारा 12। और धारा 12 जुर्माने के बारे में ये बताता है कि यदि 5,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जाना है, 5,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया जाना है तब की क्या स्थिति बनेगी। तो अगर 5,000 से अधिक का जुर्माना लगाना है तो कोई महानगर मजिस्ट्रेट लगाएगा या कोई प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट लगाएगा। ये 2 बातें हैं धारा 12। अब धारा 12 को देखते हैं, ये क्या कहता है। धारा 12 को संक्षेपण विचारण की शक्ति, संक्षेपण विचारण की शक्ति धारा 12 क में बताया गया है। यानी एक चीज इसमें है कि मान लीजिए एक उदाहरण से समझाता हूं। एक मान लीजिए सैनिटाइजर एक उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि आप लोग इससे जुड़ पाते होंगे। सैनिटाइजर, अब सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु में शामिल कर लिया गया। सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु में शामिल कर लिया गया।
ठीक है। अब सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी है, बनाती है सैनिटाइजर, जैसे बन के तैयार होता है तो फिर उस पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के कानून लगने लगते हैं कि आप इस तरीके से बेचेंगे, इतना स्टोर करेंगे, इतना नहीं बेचेंगे, इतना रखेंगे इस तरीके से, या इस वर्ग को बेचेंगे, सरकार को इतना बेचेंगे, इस मूल्य पर बेचेंगे, ये सारी चीजें उस पर लागू हो जाती है। लेकिन सोच के देखिए, सैनिटाइजर में लगभग 70% होता है शराब। शराब 70% लगभग शराब होता है। अब इस सैनिटाइजर की कंपनी को ये 70% अगर शराब न मिले तो सैनिटाइजर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो एक तरीके से देखें तो प्रत्यक्ष रूप से तो ये आवश्यक वस्तु है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये शराब भी आवश्यक वस्तु में शामिल हो गया। समझ रहे होंगे आप लोग, क्योंकि इसके बिना सैनिटाइजर नहीं बन सकता। सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु है लेकिन बिना शराब के बनेगा नहीं, तो इस तरीके से 70% का जो भाग है इसमें शराब का, वो शराब भी आवश्यक वस्तु में शामिल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का जैसे जो काम होगा, इस तरीके से जो चीजें शामिल होगी, उसी को बताया गया है धारा 12 क में कि संक्षेपण विचारण की शक्ति की, यानी ऐसे जो मामले आएंगे उसके विषय में केंद्र सरकार विचार कर सकती है। और ये मामले जब कोर्ट के सामने जाएंगे कि भाई इस वजह से हमारा सैनिटाइजर नहीं बन रहा है, सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु उसकी आपूर्ति नहीं कर रहे हैं लोग, तो इस तरीके के मामले, मतलब इसकी आपूर्ति नहीं कर रहे हैं शराब की, तब तो सैनिटाइजर नहीं बन रहा। इस तरीके के मामले जब कोर्ट के सामने आएंगे तो कोर्ट इस पर क्या निर्णय ले सकता है, ये धारा 12 क में साफ साफ बताया गया है। तो इस तरीके का जो दोषी होगा, इस तरीके के सामान को रोकने या इस तरीके के, मतलब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में आ गया, कुल मिला के अप्रत्यक्ष रूप से शराब, और शराब आवश्यक वस्तु अधिनियम में आया तो शराब की सप्लाई सैनिटाइजर कंपनी को करने के लिए, एक उदाहरण से बता रहा हूं, सैनिटाइजर कंपनी को करने के लिए जो बाधा उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा तो उसके लिए क्या सजा है, तो उसके लिए सजा है 1 वर्ष तक का कारावास मिल सकता है, और इसके लिए कोर्ट विचार करके 1 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। इसी को संक्षेपण की शक्ति बताया गया है धारा 12 क में। ठीक है, धारा 12 क में इसी को संक्षेपण की शक्ति बताया गया है। और ये साफ तौर पे, जब एक चीज आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये जब साफ तौर पे आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल नहीं है, शराब सैनिटाइजर है, तो कोई भी व्यक्ति बच भी सकता है कोर्ट से, यानी बोल सकता है कि ये तो है ही नहीं, कानूनी रूप से शामिल नहीं है, तो आप मुझे सजा कैसे दे सकते हैं। तो कोर्ट वहां पे आपका देखेगा क्या, मंशा। मंशा यानी इंटेंशन। यदि आपका इंटेंशन ये था कि सैनिटाइजर न बने इसलिए मैं शराब की सप्लाई न करूं, नहीं कर रहा हूं, तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे, आपको जेल हो जाएगी। यदि कोर्ट देखता है कि आपका मंशा सही था, सच में आपको जानकारी का अभाव था और इस वजह से आपने ये कदम उठाया, तो आप वहां से बच भी सकते हैं। ये सारी चीजें आइए देखते हैं। धारा 12 को देख लिया, अब देखते हैं धारा 12 ख। इसको देखते हैं 2 मिनट में, थोड़ा एक ब्रेक ले लेता हूं, अब ज्यादा है भी नहीं। नमस्कार दोबारा, बीच में ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया। अब मैं भूल चुका हूँ कि हम लोग 12 क तक पढ़े थे या 12 ख तक पढ़े थे धारा। अगर 12 ख तक पढ़े होंगे तो आप लोग मुझे माफ करिएगा, मैं 12 ख ये मान के चल रहा हूँ कि 12 क तक हमने पढ़ लिया है। अब 12 ख पढ़ते हैं। 12 ख के अंतर्गत, धारा 12 की उपधारा ख के अंतर्गत क्या है। धारा 12 उपधारा ख के अंतर्गत बताया गया है सिविल न्यायालयों द्वारा व्यादेशों आदि का दिया जाना, यानी सिविल न्यायालय के जो आदेश देंगे उस आदेश की बात की गई है 12 ख में। ये बताता है कि जब मान लीजिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कोई कार्यवाही होती है और कार्यवाही के अंतर्गत कुछ सामान जब्त कर लिया गया, मान लीजिए उस सामान के जब्ती के बाद
वो सामान जो है पता चला कि वो जब्ती जो था वो अवैध था, यानी सही नहीं था। उसके बाद स्थिति क्या बनेगी, जब जिसका सामान जब्त किया गया होगा वो अपील करेगा कोर्ट में, और कोर्ट ये बोलेगा कि भाई ये अवैध है, अवैध रूप से इसको जब्त किया गया है, तो इसका जो है हर्जाना इसको वापस मिलना चाहिए। ऐसा मामला जब बनेगा तो हर्जाना देने का काम किसका है, सरकार का है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या फिर उस व्यक्ति से हर्जाना दिलवाया जाएगा जो अधिकारी वहां पर रहेगा। समझ रहे होंगे। तो हर्जाना ये तीनों पक्ष दे सकते हैं, या तो केंद्र सरकार का अधिकारी हो, राज्य सरकार का अधिकारी हो, या तो खुद केंद्र सरकार हो, कुछ खुद राज्य सरकार हो। कुल मिला के अनुतोष शब्द का प्रयोग किया गया। अनुतोष का मतलब होता है हर्जाना। तो जब भी ऐसा हर्जाना के लिए निर्णय सिविल न्यायालय सुनाएगी, तब केंद्र सरकार के पक्ष को, राज्य सरकार के पक्ष को, और जो अधिकारी है, अधिकारी मतलब हो सकता है कि उस अधिकारी के ऊपर ये भार आ जाए कि तुम इसको अनुतोष दो। अनुतोष का मतलब हर्जाना। याद रखिएगा, जुर्माना और हर्जाना दोनों में फर्क है। जुर्माना सरकार को पे किया जाता है, हर्जाना उस व्यक्ति को पे किया जाएगा जो कि पीड़ित व्यक्ति है। ठीक है, तो व्यक्ति के ऊपर भार आया। कुल मिला के देखिए, 3 व्यक्ति के ऊपर अनुतोष दिए जाने की बात की जा सकती है। पहला तो है 3 पक्ष के ऊपर, पहला तो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या कोई अधिकारी हो। इसमें से किसी को भी हर्जाना देने के लिए जब बोला जाएगा सिविल न्यायालय द्वारा, तो इनके पक्षों को सुनने का पूरा मौका मिलेगा। और दूसरी बात, इन तीनों पक्ष को कोई भी ऐसा हर्जाना निर्धारित करने से पहले सिविल न्यायालय एक जानकारी देगी, एक सूचना देना आवश्यक है। यही बताता है 12 कि इन तीनों पक्षों के द्वारा जब अनुतोष की बात की जाएगी, यानी जो हर्जाना की बात की जाएगी, तो ये पक्ष जो है, इन पक्षों को 12 के अंतर्गत सूचना देना अनिवार्य होगा। आइए देखते हैं धारा 13। अब धाराएं बहुत जल्दी जल्दी खत्म होंगी, ज्यादा है नहीं। आदेशों के बारे में उपधारणा, यानी कोई भी आदेश जब निकाला जाएगा तो ये माना जाएगा, मतलब कोर्ट कोई भी आदेश निकालेगी तो ये माना जाएगा कि कोर्ट ने प्रॉपर सबूत, प्रॉपर साक्ष्य का सहारा लेकर के, या फिर प्रॉपर साक्ष्यों को, गवाहों को ध्यान में रखते हुए ही ये आदेश निकाला है। ये धारा 13 कहता है। अब धारा 14 देखते हैं। धारा 14 क्या कहता है? धारा 14 कहता है कतिपय मामलों में सबूत का भार, यानी कुछ मामलों में सबूत का भार किसके ऊपर होगा? तो जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अंतर्गत किए गए, अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है, यानी दोषी पाया जाता है, दोषी पाना नहीं, आरोप लगता है उस पर, अभियोजित होना मतलब आरोपी बनाया जाता है, तो विदुप, तो उसके पास ये उसके ऊपर ये दायित्व है, जो व्यक्ति आरोपी बनाया गया उसके ऊपर ये दायित्व है कि वो अपना अनुज्ञा पत्र, यानी क्या बोलेंगे उसको, लाइसेंस, अनुज्ञप्ति यानी टेंडर, या फिर उसको एक और शब्द बोलते हैं आपका लाइसेंस के अलावा कुछ एक शब्द बोलते हैं, अनुज्ञप्ति याद रखें, अनुज्ञा पत्र, अनुज्ञप्ति, उसको दिखाने का काम उसका होगा, यानी सामने वाली पार्टी को। जैसे देखते हैं, एक ऑफिसर है, ऑफिसर ए, और एक व्यक्ति है जो कि आरोपी बना बी, ये आरोपी है। अब ये व्यक्ति इसको आरोपी बनाया, ये ऑफिसर है, ये आरोपी बनाया बी को, और बी जब कोर्ट में पहुंचा तो ये ऑफिसर जब बोलेगा कि इसके पास लाइसेंस नहीं था किसी काम को करने के लिए, इसलिए मैंने इसको आरोपी बनाया है, तो इसका काम, ऑफिसर का काम नहीं है कि ये लाइसेंस साबित करे कि इसके पास लाइसेंस नहीं है, ये काम बी का है, यानी जो आरोपी बना है उसका काम है कि उसके पास लाइसेंस है, ये चीज साबित करे। यदि वो चीज साबित कर देता है कि लाइसेंस है, तो फिर ये ऑफिसर वाला बात झूठा हो जाएगा। यही कहता है धारा 13। अब धारा 14 देखते हैं क्या कहता है। सॉरी, 14 ही तो देखा हमने, 14 ही देखा ना, 13 तो आदेशों के बारे में, उपधारणा के बारे में देखा।
कि साक्ष्य के हिसाब से। 14 अभी देखा जिसमें कि सबूत का भार किसके ऊपर होगा, आरोपी के ऊपर होगा। अब देखते हैं धारा 15। धारा 15 कहता है किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वाद, धारा 15 कहता है अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही के लिए परित्राण, यानी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए नहीं हो सकेगी कि धारा 3 के अधीन आदेश के अनुसरण सद्भावपूर्ण आशायित है। कुल मिला के ये कहता है आपसे धारा 15। धारा 15 ये कहता है कि यदि कोई ऑफिसर, कोई सरकार, कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए नियमों को फॉलो कराने के लिए कोई कार्यवाही करेगा तो वो सद्भावपूर्ण कार्यवाही माना जाएगा, यानी उसको कोर्ट में आरोपी नहीं बनाया जाएगा। किसको? जो अधिकारी होगा, जो कर्मचारी होगा, उसको कोर्ट में आरोपी नहीं बनाया जाएगा जब वो आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं को फॉलो कराने के लिए, लागू कराने के लिए कोई काम करेगा तो वो काम सद्भावपूर्ण कार्यवाही माना जाएगा, वो आरोपी नहीं होगा, अधिकारी के विषय में है। और किस धारा के अंतर्गत है? धारा 15 के अंतर्गत। सद्भावपूर्ण कार्यवाही के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन एक बार और बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी नहीं किए होंगे, तो जो लोग नए आए होंगे उनको मैं बता देता हूं सद्भावपूर्ण कार्यवाही का मतलब क्या है। मानिए एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, ये दो व्यक्ति हैं। ए ने इसके ऊपर आरोप लगाया कि इसने मेरे साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है और जो कि गैर कानूनी है। मैं एससी समुदाय से हूँ, स्केड्यूल कास्ट से हूँ और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत ये गैर कानूनी है। और ए ने मेरे ऊपर, यानी बी बोलता है मेरे ऊपर आरोप किया, लगाया, मेरे ऊपर गाली गलौज किया है और इसके लिए मैं एक एफआईआर कराना चाहता हूं। और ये एक एफआईआर करा देता है। कहाँ? पुलिस स्टेशन में। एफआईआर हो जाती है, ठीक है। सद्भावपूर्ण कार्यवाही का मतलब समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एफआईआर हो जाती है। एफआईआर होने के बाद ये बात चला जाता है क्या, ये मामला बना और ये मामला चला गया कहाँ? कोर्ट में। कोर्ट में जैसे मामला गया तो कोर्ट में मामला जाने के बाद क्या होता है? कोर्ट में मामला जाने के बाद पता चलता है कि बी ने जो भी आरोप लगाए थे वो आरोप सही नहीं थे, यानी वो आरोप बेबुनियाद थे। अब ए के पास क्या विकल्प है? ये तो इतना दिन परेशान रहा और उसके बाद उसके ऊपर जो आरोप लगे थे वो आरोप बेबुनियाद साबित हो गए, यानी बी ने जो इसके ऊपर आरोप लगाया था वो एक झूठा आरोप था। तब ए के पास क्या विकल्प है? ए के पास विकल्प है कि झूठी एफआईआर दर्ज करने के मतलब झूठी एफआईआर दर्ज करने के विषय में, झूठी एफआईआर दर्ज करने के विषय में बी के ऊपर केस करे और बी के ऊपर फिर कोर्ट में केस चलेगा। ये रहा पहला केस। अब देखते हैं सद्भावपूर्ण कार्यवाही का मतलब क्या है। फिर से देखिए, अब इसमें इस पूरे प्रकरण में आप एक चीज देखते हैं कि ए ने बी के ऊपर एफआईआर किया, किस बिहाफ पे? कि उसने उसके ऊपर झूठा केस किया था। चलिए अब देखते हैं दूसरा मामला। दूसरा मामला देखते हैं, ए है और एक बी है। इसमें ये एक व्यापारी है और ये एक ऑफिसर है, और ये ऑफिसर बी के ऊपर एक आरोप लगाता है कि इसने जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है उसका कुछ आदेश का उल्लंघन किया, इसलिए ये जो है गुनहगार है, इसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक। अब ये बात चला जाता है, दोनों का बात चला जाता है कोर्ट में। कोर्ट में बी साबित करने में समर्थ हो जाता है कि ए ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप जो है वो बेबुनियाद है, यानी बी जो है आरोप, ये जो है एक आरोप का सिद्धि नहीं हो पाता, बी बेकसूर होकर निकल जाता है। अब बी के पास ये अधिकार है कि वो क्या करे, झूठी एफआईआर
या फिर झूठा केस करने के एवज में ए के ऊपर एक केस करे कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे चूंकि इस अधिनियम को यानी 1955 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए ए ने बी के ऊपर ऐसा आरोप लगाया था और कोर्ट में मामला गया था, तो ए का जो भी कार्यवाही बी के ऊपर किया गया है वो सद्भावपूर्ण कार्यवाही माना जाएगा। यानी बी के पास अब विकल्प नहीं है कि वो कोर्ट में जाए। क्यों? क्योंकि ये विभिन्न धाराओं को मतलब विभिन्न धारा को फॉलो कराने के लिए ए ने बी के ऊपर ऐसा आरोप लगाया था। ए को वास्तव में पता नहीं था कि ये झूठा है कि सच्चा है, उसने तो बस आरोप लगाया और जो भी कार्यवाही थी वो किया, कोर्ट में गया, भले ही आरोप सिद्ध नहीं हुआ, गलत झूठा साबित हो गया, लेकिन अब बी के पास विकल्प नहीं है कि उसके ऊपर केस करे। क्यों? क्योंकि धारा 15 में बता दिया गया है, इसी अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 15 में बता दिया गया है कि ऐसा कार्यवाही जो करेगा ऑफिसर वो सद्भावपूर्ण कार्यवाही माना जाएगा। यानी ये माना जाएगा कि उसने कोई जानबूझकर उसके ऊपर आरोप, मतलब सामने वाले के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। इस केस में बी के ऊपर आरोप नहीं लगाया है। समझ गए होंगे? इसी में बताया गया है धारा 15 क में अधिकारियों का लोक सेवक होना। लोक सेवक होने का वही मतलब है कि उसके ऊपर जो भी लोक सेवक का जो भी काम होगा, मतलब जो भी अधिकारी काम करे वो एक सद्भावपूर्ण कार्यवाही मानी जाएगी, वो लोक सेवक होंगे। फिर धारा 16 देखते हैं। धारा 17-16 में बताया गया है निःसरण और व्याप्तियां के बारे में। निःसरण व्यावृत्तियां के बारे में। निःसरण का मतलब कि कुछ चीज खत्म कर दिया जाना, निकाल दिया जाना। तो ध्यान रहे, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आने से पहले एक अध्यादेश आया था। अध्यादेश के विषय में आपको जानकारी तो होगी शायद, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं। अध्यादेश ऐसा नियम, ऐसा कानून होता है जो कि संसद द्वारा तो नहीं बनाया जाता, लेकिन संसद के बनाए हुए नियमों और कानून के बराबर योग्यता रखता है। यानी अध्यादेश के अंतर्गत बनाया गया कानून 6 माह के लिए, मतलब 6 माह तक चलता है। इसके बाद इसको संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। सरकार को यदि लगता है कि कानून बनाने की बहुत जल्दी है, बहुत तत्काल आवश्यकता है, तो ऐसा कानून वो बना सकता है, मतलब सरकार बना सकती है। और उसको ऐसा जो सरकार कानून बनाती है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अध्यादेश कहे जाते हैं। ये अध्यादेश वही मायने रखते हैं, वही पावर रखते हैं जो कि क्या बोल रहे हैं, संसद द्वारा बनाए गए कानून के होते हैं। लेकिन ये केवल 6 महीने तक वैलिड होते हैं, उसके बाद इसे संसद में स्वीकृति के लिए रखना होगा या फिर से अध्यादेश निकालना होगा। ये अध्यादेश वाला टॉपिक हम पॉलिटी में अच्छे और तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन बस अभी ये समझिए कि एक अध्यादेश उस समय निकाला गया था, आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955। यानी इस अधिनियम के आने से पहले ही ये नियम लागू हो गया था भारत में एक अध्यादेश के थ्रू। तो वो अध्यादेश इस अधिनियम के आने के बाद खत्म हो जाएगा, ये मान लिया गया निःसरण में। इसके अलावा और कुछ इसमें खास तो है नहीं, बाकी ये चीजें हो गई खत्म। अब देखिए कुछ चीजें जो मैंने आपको बताया था कि 16 धाराएं हैं और एक अनुसूची है, और अनुसूची में बताया था कि अनुसूची क्या है। अनुसूची का मतलब यही है कि लिस्ट, एक तरीके से लिस्ट, जिस लिस्ट में बताया गया है कि कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक वस्तु होंगी, कौन कौन सी वस्तुएं आवश्यक वस्तु नहीं होंगी। कानून की भाषा में, अधिनियम की भाषा में सूची को या लिस्ट को ही अनुसूची कहा जाता है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। इसमें क्या क्या है वो सब चीजें आप लिख लीजिए। इसमें इसके अंतर्गत देखें तो 7 चीजें हैं। अभी मास्क और सैनिटाइजर को भी शामिल किया गया है, तो इस तरीके से 9 चीजें हो जाएंगी इसके अंतर्गत।
ये आवश्यक वस्तुओं का लिस्ट है, आवश्यक वस्तुओं की सूची है। जब सरकार यानी केंद्र सरकार किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करेगी तो इसी लिस्ट में उसका नाम लिखा जाएगा। किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु से हटा देगी तो इसी लिस्ट या इसी अनुसूची में उसका नाम लिखा जाएगा। और ये धारा 2 क के अंतर्गत जोड़ने या घटाने का हम काम देख चुके हैं परिभाषा के अंतर्गत पहली क्लास में। लिख लीजिए, पहला तो है औषधि। इस अनुसूची के प्रयोजन के लिए औषधि का वही अर्थ होगा जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 3 खंड ख में है। तो कुल मिला के औषधि का मतलब औषधि लिखिए, आपसे बहुत ज़्यादा गहरा जाके नहीं पूछेगा, लेकिन औषधि का क्या मतलब है आपसे पूछ सकता है। तो आप लिख लीजिएगा, औषधि का वही मतलब है जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 3 के खंड ख में है। दूसरा है उर्वरक, चाहे वह कार्बनिक हो, अकार्बनिक हो या मिश्रित हो। तीसरा है खाद्य पदार्थ, जिसके अंतर्गत खाद्य, तिलहन और तेल भी है। चौथा है पूर्णतया कपास से बने अट्टू सूत्र। छठवां है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद। पांचवा है पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद। छठवां है कच्चा जूट और जूट टेक्सटाइल्स। पूछ देता है ऐसा प्रश्न इसी में से, अनुसूची में से, कच्चा जूट और जूट टेक्सटाइल्स। फिर 7 के अंतर्गत है, फिर 7वां पॉइंट लिखिएगा और 7वां के अंतर्गत पहला पॉइंट लिखिएगा। 7 ऐसे लिखिएगा और ये पहला पॉइंट, फिर ऐसे दूसरा लिखना है, फिर तीसरा लिखना है। तो इस तरीके से लिखिएगा। पहले यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ तक 6-7 तक आपने लिखा है। अब 7 के अंदर विभिन्न चीजें हैं जिसको आपको लिखना है, तो ऐसे लिख लीजिए। पहला है खाद्य फसलों के बीज और फलों तथा वनस्पतियों के बीज। इसमें कुल मिला के बीज के बारे में है। दूसरा है, यहाँ पे लिखेंगे, पशु चारे के बीज। तीसरा है जूट बीज और चौथा है कपास बीज। तो इस तरीके से 7 प्रकार की चीजें हैं इसके अंतर्गत। 7वें के अंतर्गत बीज हैं शामिल। और एक चीज और बता दूं कि 2018, 19, 20 में इसमें एक चीज जोड़ा गया जिसको बोला जाता है मास्क, दूसरा बोला जाता है सैनिटाइजर। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब कितने चीजें हो गई, कुल मिला के 7 तो 9 तरह की चीजें इसमें शामिल हैं। इस तरीके से हमारा ये अध्याय आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त होता है। और इसमें और भी चीजें हैं लेकिन उतना आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा भी टॉपिक पढ़ेंगे यार। आप लोग नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्लासेस कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं लग रही हैं। टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन उसमें टेस्ट जो लोग ज्वाइन कर चुके होंगे वो अच्छी बात है, नहीं तो टेस्ट का प्राइस बढ़ेगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, उसमें मैसेज करके बात कर लें एक बार और ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।